Hello everyone, I welcome you to the online platform of AgriPower Institute Jaipur. Myself पारुल सेतिया एंड आज हम जिस टॉपिक के बारे में आप बात करने वाले हैं उसका नाम है सीड एंड इट्स टाइप्स। तो पहले हम एक देखते हैं कि आज हम किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि हम सीड यानी कि बीज हम किसे कहते हैं। उसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि सीड और ग्रेन के बीच में एक्चुअल में फ़र्क होता क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर एक सीड यानी बीज होता है, एक हम अनाज बोलते हैं, तो दोनों के बीच में हम साइंटिफिकली बेसिकली देखें तो क्या-क्या डिफरेंस रहता है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन-कौन से अलग-अलग एक्ट जो हैं, जो सीड से रिलेटेड है। कोई प्रोग्राम है, कोई एक्ट है, कब-कब उन्हें साइन किया गया, कब-कब उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम इंपॉर्टेंटली पॉइंट्स की बात करेंगे। और लास्ट में हम ये चीज़ देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सीड यानी अलग-अलग जो क्लासेस हैं सीड्स की, न्यूक्लियस सीड किसे कहते हैं, ब्रीडर सीड किसे कहते हैं, फाउंडेशन क्या कहते हैं, जो हमें कॉम्पिटिटिव फॉर्म से इम्पोर्टेंट है कि उनका टैग, कलर, टैग, साइज़ क्या-क्या है। ये सब चीज़ों की हम एक-एक करके बात करेंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ दिख रही है तो आपको एक सीड दिख रहा है यहाँ पे, तो एक सीड की सबसे पहले एक एग्रीकल्चर की फॉर्म के अंदर हम बहुत बेसिक सी डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, सीड हम उसे कहते हैं कि प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट जिससे हम कोई नया प्लांट को डेवलप कर रहे हैं, है ना? प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट जिससे हम पूरा नया प्लांट डेवलप कर रहे हैं, उसे हम सीड बोलते हैं। एनी प्लांट पार्ट यूज्ड फॉर द कमर्शियल सीड मल्टीप्लिकेशन, वो सीड को मल्टीप्लाई करके आप कोई भी नया प्लांट बना रहे हो, उस प्लांट के पार्ट को हम बोल देंगे ये उसका सीड है। ठीक है? जिस तरीके से एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर फ्रूट से डेवलप हो रहा है, कोई नया पौधा हम बना रहे हैं, वो फ्रूट के थ्रू बना रहे हैं, जैसे हम व्हीट और राइस के अंदर करते हैं। इसी तरीके से स्टेम के थ्रू यानी तने के थ्रू, तो तने के थ्रू किसका बनता होता है? जो रोज़ होता है, गुलाब होता है, वो भी तने से बनता है। शुगर केन जो होता है, वो भी तने से बनता है, यानी स्टेम से डेवलप होता है। तो ये क्या होते हैं? इन्हें हम सीड बोल देते हैं। तो ये तो रही एग्रीकल्चर की फॉर्म में एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। अगर हम बायोलॉजी के एक जनरल साइंस की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास आती है कि सीड एक फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल है। ठीक है? 3 वर्ड ध्यान रखने हैं हमें इसके अंदर। एक तो फर्टिलाइज्ड होनी चाहिए यानी निषेचित होनी चाहिए, एक मैच्योर्ड होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए और एक वायबल होनी चाहिए यानी कि जीवित होनी चाहिए। ठीक है? और ओव्यूल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बीजांड। ठीक है? जो फर्टिलाइज्ड हो, मैच्योर हो और वायबल हो। जीवित होना ज़रूरी है तभी वो नया प्लांट डेवलप कर पाएगा। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है? ऐसा ओव्यूल हो गया। अब उसके अंदर चीज़ें क्या-क्या प्रेज़ेंट होती है, 3 पार्ट होते हैं देखिए। 3 पार्ट कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है इसके पास एम्ब्रियो, ठीक है? एक तो क्या होता है इसके पास? एम्ब्रियो जिसे हम हिंदी में भ्रूण बोल देते हैं। एक इसके पास होता है हमारे पास एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म वो वाला पार्ट होता है इसके जिसके अंदर इसका सारा न्यूट्रिशन का पार्ट जो होता है, वो स्टोर होता है इसके अंदर। ठीक है? ये चीज़ होगी और तीसरा हमारे पास होता है सीड का कोट। जिसकी बाहर की कवरिंग होती है, कोट होता है उसका। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो अब इसकी डेफिनिशन क्या देते हैं कि सीड इज़ डिफाइंड एज़ अ फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए वो ओव्यूल। उसके अंदर क्या-क्या कंसिस्ट होता है? 3 पार्ट आप सिंपल सा लिख सकते हो। एम्ब्रियो होता है उसके अंदर, साथ में विद अ स्टोर ऑफ फूड। फूड का स्टोरेज कहाँ पर होगा? एंडोस्पर्म के अंदर होगा। और ऑल सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कोट। किससे सराउंडेड है वो? प्रोटेक्टिव कोट से। 3 पार्ट हो गए इसके अंदर एंड व्हिच इज़ वायबल। और ये जीवित होनी बहुत ज़रूरी है, वायबल होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें एक नया प्लांट डेवलप करना है। क्लियर हो गई हमें डेफिनेशन? चलिए, अगला हम देखते हैं कि सीड और ग्रेन के बीच में हम फ़र्क क्या होता है। ठीक है, हम सीड किसे कहते हैं, हम ग्रेन किसे कहते हैं। तो अभी हमने सीड की डेफिनेशन समझी कि हम सीड ऐसे प्लांट पार्ट को कहते हैं जिससे हम एक न्यू प्लांट को डेवलप कर लेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ देखें तो ग्रेन हम किसे कहते हैं? ग्रेन हम बोलते हैं कोई भी एक सिंगल फ्रूट है या चाहे सीड है जिसको हम डायरेक्टली खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम उससे कोई भी नया पौधा नहीं बना रहे हैं, हम उसे प्लांट नहीं कर रहे हैं जाके, उसकी सोइंग नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली उसको खाने के लिए यूज़ करते हैं। उस फ्रूट को या उस सीड को हम क्या बोलते हैं? ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि सीड के अंदर हमने पढ़ा कि हमने इसमें 3 कंपोनेंट देखे थे। एक होता है एम्ब्रियो, एक होता है एंडोस्पर्म, एक होता है सीड कोट। 3 देखे हमने। ग्रेन के अंदर भी यही होता है, एक बस इतना क्या आ जाता है हमारे पास? ब्रान आ जाता है। जिसे हम व्हीट ब्रान, राइस ब्रान बोलते हैं, तो वो एक पार्ट और आ जाता है सीरियल्स के अंदर।
ठीक है, अब हमने देखा कि सीड की अगर हमने बात करी तो हमने बोला कि वायबिलिटी प्रेजेंट होनी बहुत ज़रूरी है, वो जीवित होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें उससे एक नया पौधा बनाना है। लेकिन ग्रेन के अंदर वायबिलिटी का कोई रोल नहीं है क्योंकि हमें उससे कुछ भी नया प्लांट नहीं बनाना है, हमें उसे डायरेक्टली खाना है। ठीक है, अगली चीज़ होती है कि अगर आप उसको नया पौधा बना रहे हो तो आपको देखना है कि कोई बीमारी वगैरह ना लगे, तो हम उस सीड का ट्रीटमेंट करवाएंगे पहले से कोई फंजीसाइड या पेस्टिसाइड के साथ। लेकिन ग्रेन के केस में हम ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाते। ठीक है, अगला आता है इसके अंदर कि इट शुड सेटिस्फाई मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड। हमें एक सर्टिफाइड सीड बनानी होती है। सर्टिफाइड सीड एक लास्ट सबसे एडवांस फॉर्म होती है सीड की इम्प्रूव करके, जिसके अंदर सर्टिफाइड सीड बोलोगे, यानी कि इस सीड के अंदर किसी भी तरीके की कोई दूसरे वीड नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एक अपने कहते हैं ना, वीड के भी नहीं, किसी दूसरी क्रॉप के भी सीड नहीं है, इसके अंदर कोई मिक्सचर नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर आपकी सीड है, डिजीज फ्री है, पेस्ट फ्री है। तो एक वो पूरा एक स्टैंडर्ड एक टैग मिल जाता है उसे सर्टिफाइड का। तो अगर सीड की बात करते हैं तो उसके उसको सर्टिफिकेशन के जितने भी स्टैंडर्ड है, मिनिमम जो भी क्राइटेरिया दिया होता है कि इसमें इतना इतना ही ये होना चाहिए मिनिमम, वो सब इसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ग्रेन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उसको सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होती, उसको डायरेक्ट हम खा लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, और लास्ट होता है कि इसके अंदर हम इसका जो एंडोस्पर्म होता है उसके अंदर मेनली फूड होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एंडोस्पर्म होता है इसका, उसके अंदर वो पूरा फूड का स्टोरेज होता है, उसके अंदर खाना स्टोर होता है। ग्रेन के अंदर जो मेनली उसका फ्रूट पार्ट होता है, हम उसको एज अ फूड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है इसके अंदर, ये एक मेजर डिफरेंस रह गया कि इससे हम नया प्लांट बनाते हैं, इसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, इसमें वायबिलिटी जरूरी होती है, इसमें नहीं होती है। ठीक है, सीड के अंदर सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन ग्रेन के केस में ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हमें ये चीज क्लियर रहेगी कि सीड किसे कहते हैं और ग्रेन किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम इसके अंदर। तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स की हम बात करते हैं इसके अंदर। तो स्पेशल पॉइंट्स आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि सीड वाज डिक्लेयर्ड एज एन असेंशियल कमोडिटी अंडर द असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। सीधा सा याद रखना है हमें कि सीड को एक बहुत इंपॉर्टेंट, असेंशियल यानी जो जरूरी है, कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज, ठीक है, एक असेंशियल चीज हमने उसको कब माना सीड को, जब इसका एक एक्ट पास हुआ था। कब हुआ था? 1955 के अंदर, 1955 के अंदर हुआ। ठीक है, तो जरूरत कैसे बनी, कब बनी? वो हमारी 1955 के अंदर की बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए। उसके बाद आता है हमारे पास कि सीड का कॉर्पोरेशन, जो हम एनएससी बोलते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 63 के अंदर। एस्टेब्लिश कब हुआ है ये? 63 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली सेंटर है हमारा। नेशनल का सीड हो गया, वो भी सेंटर में रहेगा हमारे, यानी दिल्ली में रहेगा। ये हो गया। अब सीड का कॉर्पोरेशन कब आया? 63 में। सीड का एक्ट पास कब हुआ? 66 में, यानी 3 साल का गैप आ गया। उसके बाद वो फोर्स में, यानी कि पहले पास तो कर दिया लेकिन एक्चुअल में लागू कब हुआ? वो 69 में, यानी फिर 3 साल का गैप आ गया। ठीक है, तो तीनों को हम एक साथ याद रखेंगे, 63, 66 और 69। ठीक है, 63 के अंदर नेशनल सीड का कॉर्पोरेशन आया, 66 के अंदर उसका एक्ट को पास कर दिया गया था, और वो एकदम लागू कब हुआ, एकदम एक्टिव फॉर्म में कब आया? वो 69 में। 3-3 साल के गैप में ही काम हुआ। चलिए अगला देखते हैं हम, सीड का जो रूल आया था, रूल कब आया था? ठीक है, 68 के अंदर। 68 के अंदर उसको नोटिफाई कर दिया था कि ठीक है ऐसा एक रूल है, लेकिन उसको एक्चुअल में लागू कब किया इन्होंने? 69 में। यानी एक्ट को भी एकदम अच्छे से लागू कब किया? 69 में। और रूल को भी कब लागू किया? 69 के अंदर। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं हम। अब इसके अंदर हमारे पास आता है कि अब आगे हमने प्रोग्राम की बात कर ली, सॉरी कॉर्पोरेशन की बात कर ली हमने, एक्ट की बात कर ली, रूल की बात कर ली। अब हमारे पास आता है नेशनल सीड का प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कब बनाया इन्होंने? 77 के अंदर। 1977 के अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो AICRP बैठी, AICRP किसे कहते हैं हम? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, जो ये AICRP बैठी थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो बैठी 2 साल के बाद 79-80 के अंदर। ठीक है, सीड का प्रोजेक्ट कब आया? 77 में आया। उसके बाद इसके ऊपर AICRP कब आई? 79-80 के अंदर आ गई। ठीक है, RSSCL की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसके ऑर्डर के बारे में, इसकी पॉलिसी के बारे में। और ये पॉलिसी एक जैसे दो है, एक तो है न्यू सीड की पॉलिसी, नई पॉलिसी आई है, एक है नेशनल लेवल की सीड की पॉलिसी। ठीक है, दो चीजें हैं, तो दोनों में आपको देखना है कि क्या पूछा गया है वहां पे। ठीक है, ऑर्डर कब आया था? 83 के अंदर आया। ठीक है, अब एक है नई सीड, नई सीड की पॉलिसी ये पहले ले आए थे 88 में, और जो नेशनल लेवल पे सीड की पॉलिसी लाए वो लाए थे 2002 में। ठीक है, नई सीड की कब आई?
कब आई? 88 में। रिवाइज कीजिए साथ साथ। 88 के अंदर न्यू सीड की पॉलिसी आई और नेशनल लेवल पे कब आई वो? 2002 के अंदर आई। ठीक है, अब हमारे पास ये रहता है पीपीवीएफआर एक्ट, जो ये क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट। ठीक है, प्लांट की वैरायटी और फार्मर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट आया था वो 2001 में आया था। ठीक है, पहला काम यानी कि 1 नंबर क्या है? 2001 में क्या आया था? जो प्लांट प्रोटेक्शन की जो वैरायटी थी, फार्मर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट आया था वो 2001 में आया था। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास आता है इसकी अथॉरिटी कब बैठी? 2001 में आ गया, फिर 5 के अंदर इसकी क्या बैठ गई? अथॉरिटी बैठ गई। 5 लोग मिलकर अथॉरिटी बनाएंगे, 2005 में अथॉरिटी आ गई इसकी। सीड का बिल कब पास किया गया? 2004 में। यानी अब आपको 4 चीजें एक साथ याद रखनी है, 2001, 2002, 2004 और 2005। 2001 में क्या हुआ? पीपीवीएफआर का एक्ट आया। ठीक है, आ गया। 2002 के अंदर क्या हुआ? हमारे नेशनल लेवल पे सीड की पॉलिसी बनी। 2002 हो गया। 2004 में क्या हुआ? सीड का बिल पास किया गया। और 5 के अंदर क्या हुआ? क्या बैठी? 5 लोगों की अथॉरिटी बैठी। तो पीपीवीएफआर की अथॉरिटी यहाँ पर बैठ गई है। ठीक है, इसे 1 से 2 बार आप याद रखेंगे तो आपको सारे ईयर्स क्लियर हो जाएंगे। हमें लिंक कर करके याद रखना है। जैसे 2000 के बाद हमारे 4 ये ईयर है, उससे पहले हमने 3-3 साल के गैप में वो पढ़े थे एक्ट के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास रहता है इसके अंदर कि आपको क्लासेस समझनी है ना? क्या समझना है हमें? क्लासेस समझनी है कि देखिए, जो भी एक नई अच्छी इंप्रूव्ड सीड है आपकी, उसकी 5 क्लासेस होती हैं, है ना? 5 क्लासेस होती हैं उसकी। क्या क्या होती हैं? न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। ठीक है, और इसे हमें इसी सीक्वेंस के अंदर ही याद करना है, क्योंकि ये जो है ब्रीडर सीड वो न्यूक्लियस सीड से बनी है, यानी कि वो उसकी प्रोजेनी है। ठीक है, उसकी अगली जनरेशन है, ये अगली पीढ़ी आ गई। इससे इसकी अगली पीढ़ी कौन सी, इसकी प्रोजेनी कौन सी है? फाउंडेशन सीड है। फाउंडेशन से आगे क्या बन जाती है? सर्टिफाइड बन जाती है। रजिस्टर्ड को हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ते हैं, हमारे इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड सीड नहीं लागू की जाती। हमारे इंडिया लेवल के ऊपर 4 ही हम क्लास पढ़ते हैं, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पे एक चार्ट दिया है, इस चार्ट को बाद में देखेंगे, पहले हमें एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या होती है ये सीड। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आती है हमारे पास न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड की बात करते हैं तो सबसे इनिशियल सीड होती है, यानी इससे ऊपर कोई नहीं है, सबसे बड़ी पीढ़ी यही है। ओके, तो न्यूक्लियस सीड जो होती है वो कोई भी इम्प्रूव्ड वैरायटी की सबसे इनिशियल स्टेज होती है, सबसे इनिशियल सीड होती है। ठीक है, कि इसी से आगे सारे के सारे अलग अलग टाइप ऑफ सीड आपके बनेंगे। ओके, ये चीज हो गई। और ये हमेशा एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं ना, जिस तरीके से कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि सयाने लोग, ठीक है, बहुत सयाने, बहुत एक्सपीरियंस लोग, वो बहुत कम होते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियस सीड जो है वो सबसे इनिशियल सीड है, इसी से आगे सारी सीड बनेंगी, लेकिन ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, जो ब्रीडर खुद से बनाता है ना? उसके बाद इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक सीड। सबसे बेसिक है ये, सबका बेस है। अब इसका प्रोडक्शन क्या किया जाता है? इसका प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूस्ड एट द एक्सपेरिमेंटल फील्ड ऑफ द कंसर्न्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर लगे होते हैं या जो रिसर्च सेंटर होते हैं, वहां पर इन्हें बनाया जाता है, वहां की फील्ड में इन्हें डेवलप किया जाता है। मेनली जो ओरिजिनल जो प्लांट ब्रीडर खुद है, वो वहां पर ये एक्सपेरिमेंट करके और इन सीड को डेवलप करेगा। ठीक है, उसे हम बोल देंगे न्यूक्लियस सीड। सबसे बेसिक सीड होती है, सबसे इनिशियल, सबसे शुरुआती तौर की सीड होती है, लेकिन बस ये होता है कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। ठीक है, चलिए अब इसकी प्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि एकदम फ्रेश बनाई गई है ना, कि इसी से ही आगे सारे सोर्स निकलेंगे, तो सबका स्टैंडर्ड है, सबका बेसिक है। तो जेनेटिकली भी ये सबसे ज्यादा प्योर होती है और फिजिकली दिखने में भी ये सबसे ज्यादा प्योर होती है। ठीक है, इसमें कोई भी बाहर से भी आपको मिलावट नहीं दिखती है इसके अंदर, और अंदर से भी जेनेटिकली ये पूरी तरीके से प्योर होती है। तो जेनेटिकली और फिजिकली दोनों तरीके से ये 100% प्योर होती है। ठीक है, चलिए, अब इसके लिए सर्टिफिकेशन आपको नहीं करना होता, एकदम प्योर है, कोई सर्टिफिकेशन आपको इसके अंदर नहीं करना है। यूज की बात करते हैं तो इसको हम यूज किससे करते हैं? हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस के बाद अगली स्टेज कौन सी आती है, अगली जनरेशन? वो आती है ब्रीडर सीड की। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडर सीड। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाते हैं आगे फार्मर को, इससे हम क्या बनाते हैं? ब्रीडर सीड बनाते हैं। ठीक है, और टैग कलर की बात करते हैं तो न्यूक्लियस सीड के लिए कोई भी टैग कलर यूज नहीं होता। बहुत सिंपल सोबर सी है, बहुत बेसिक है, कोई टैग कलर नहीं चाहिए इसको, कोई फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। इसे बस प्लांट ब्रीडर जो है वो खुद डेवलप करेगा, फील्ड के ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट करके डेवलप करेगा।
ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कीजिए हम मेरे साथ कि न्यूक्लियस सीड के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सबसे बेसिक सीड होती है, सबसे शुरुआती दौर की होती है, क्वांटिटीज की क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है। इसको बनाता कौन है, इसको ओरिजिनल जो खुद प्लांट ब्रीडर है वो रिसर्च सेंटर के ऊपर या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक्सपेरिमेंट करके इसको बनाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इसको प्रोडक्शन कहाँ होगा ये पढ़ लिया। उसके बाद आगे प्योरिटी की बात, तो जेनेटिकली भी 100% है और फिजिकली भी 100% प्योर है ये। सर्टिफिकेशन हमें इसका नहीं करना होता। यूज की बात करते हैं तो इसका यूज कहाँ करते हैं, न्यूक्लियस की बात क्या पढ़ते हैं हम, ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड को बनाने के लिए हम न्यूक्लियस सीड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं करते, किसी भी तरीके के टैग की इसको जरूरत नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं हम। अब हमारे पास आती है ब्रीडर सीड। इसके साइड में एक डायग्राम आपको दिख रहा है कि किस तरीके का कलर है, गोल्डन येलो सा कलर है हमारे पास ना। तो इसका क्या टैग होता है, गोल्डन येलो टैग होता है। चलिए अब ब्रीडर सीड देखो, ब्रीडर सीड हमने किससे बनाई, न्यूक्लियस से बनाई। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया कि अगर आपसे पूछे कि ब्रीडर सीड किसकी प्रोजेनी होती है, तो किसकी होती है भाई, न्यूक्लियस सीड की होती है। इसलिए हमें इसको सीक्वेंस में याद करना है, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड। ठीक है, तो ब्रीडर सीड किसकी प्रोजेनी है, न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी है। ये खुद ब्रीडर से भी आगे मल्टीप्लाई करके आप ब्रीडर बना सकते हो। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करते हैं, नाम के अंदर ब्रीडर है तो किसका सुपरविजन होगा इसके ऊपर, किसकी देखरेख में बनेगी ये, ब्रीडर की देखरेख में बनेगी। इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, ब्रीडर सीड रखा। प्रोड्यूस्ड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर एट द रिसर्च फार्म ऑफ कंसर्न्ड क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसे भी ब्रीडर अपने पूरे सुपरविजन में न्यूक्लियस सीड से आगे बनाएगा इसको। ठीक है, उसका प्रॉपर इसके ऊपर सारे चीजें को खुद ही मेंटेन करेगा, खुद ही कंट्रोल करेगा। ओके, प्योरिटी की बात करते हैं तो ये भी जेनेटिकली और फिजिकली क्या होती है, 100% प्योर। कि मैम अब दो कैटेगरी तो हमारी फिक्स हो गई है कि चाहे न्यूक्लियस सीड पूछे चाहे हमसे ब्रीडर सीड पूछे, दोनों ही क्या होती है, 100% प्योर होती है, चाहे जेनेटिकली बात करो चाहे फिजिकली बात करो। ठीक है, ये चीज होगी। और अगर आपको इसकी जेनेटिक प्योरिटी को बनाए रखना है तो आप क्या करनी है, आपको प्रॉपर रोगिंग करनी है। अब ये वर्ड आता है हमारे पास, भाई रोगिंग किसको बोलते हैं, तो रोगिंग ऐसे कुछ नहीं होता। रोगिंग सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि जिसके अंदर आप अपनी फील्ड के अंदर जो भी ऑफ टाइप दिख रहे हैं, यानी जो भी एक जैसे जिस तरीके से ये आपकी फील्ड है, ठीक है, ये आपकी फील्ड बना ली, आपकी फील्ड के अंदर पौधे लगे हुए हैं अलग अलग। ओके, चलिए अब इसके अंदर नॉर्मली रेड कलर की आपकी फील्ड है। अब इसमें से आपको अलग क्या दिख रहा है, ये ब्लू वाले चार दिख रहे हैं, तो यही होती है रोगिंग। कि जिसके अंदर आप जितने भी ऑफ टाइप है, ये आपकी फील्ड के नहीं लग रहे हैं, एबनॉर्मल लग रहे हैं ना, अलग अलग से लग रहे हैं, तो आप इन एबनॉर्मल प्लांट्स को, ठीक है, वहां से क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो इनको रिमूव करने की टेक्निक को या प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रोगिंग बोलते हैं। तो अगर आपको ब्रीडर सीड की प्योरिटी को 100% रखना है तो आप क्या करोगे, वहां पर प्रॉपर रोगिंग करोगे आप वहां पे। ठीक है, चलिए सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो इसको भी सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, न्यूक्लियस को भी नहीं चाहिए था, ब्रीडर सीड को भी सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। सीड प्लॉट इज इंस्पेक्टेड बाय मॉनिटरिंग टीम। बस इसके अंदर आपको थोड़ा सा प्योरिटी का अच्छे से ध्यान रखना है, इसलिए इसके अंदर क्या किया जाता है, एक मॉनिटरिंग टीम आती है, एक देखरेख करने वाली पूरी टीम बनाई होती है, जिसके अंदर अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड प्लांट ब्रीडर होते हैं। ठीक है, और एंड वन रिप्रेजेंटेटिव, एक तो प्लांट ब्रीडर हो गया इसके अंदर, उसके अलावा कौन आता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का एक पर्सन आ जाएगा और सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का एक पर्सन आ जाएगा, स्टेट सीड का। ठीक है, तो इनकी एक मॉनिटरिंग टीम होती है, ये आके चेक करते हैं कि भाई प्योरिटी मेंटेन कर रखी है नहीं कर रखी। ओके, यूज की बात करते हैं। अब ब्रीडर के बाद अगली चीज क्या पढ़ते हैं हम, फाउंडेशन सीड। तो इसको भी हम जनरल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इससे हम आगे क्या बनाते हैं, फाउंडेशन सीड बनाते हैं। ठीक है, ब्रीडर सीड का टैग आपको डायग्राम में दिख रहा है, क्या होता है ब्रीडर सीड का, गोल्डन येलो टैग। ठीक है, चलिए ब्रीडर सीड को रिवाइज कीजिए। पहला पॉइंट, अगर क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपसे बात करती हूँ तो ब्रीडर सीड जो होती है वो किसकी प्रोजेनी होती है, किससे बनती है, तो वो बनती है हमारे पास न्यूक्लियस सीड से। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसके अंडर सुपरविजन में बनाती है या कौन इसकी देखरेख करता है, तो ये जो ओरिजिनल जो आपका प्लांट ब्रीडर है, प्लांट ब्रीडर के ही सुपरविजन के अंदर बनती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च सेंटर के अंदर, है ना। दूसरी चीज क्लियर हो गई। तीसरी चीज आपसे पूछे कि इसकी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है, तो आपको पता है कि न्यूक्लियस की बात करो चाहे ब्रीडर सीड की बात करो, आपकी जेनेटिकली और फिजिकली प्योरिटी जो होगी वो दोनों ही 100% होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करके रखना है, बनाए रखना है, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे उसके अंदर कि मैम हम प्रॉपर रॉगिंग करेंगे वहां पे। रॉगिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी फील्ड में जो भी ऑफ टाइप दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी एबनॉर्मल प्लांट्स दिख रहे हैं, जो नॉर्मल आपकी फील्ड के प्लांट जैसे नहीं है, आप उन्हें वहां से रिमूव कर दोगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे बनाया जाए तो सर्टिफिकेशन के लिए कुछ एक मॉनिटरिंग टीम आती है, तो उसके अंदर कौन कौन होता है कि एक प्लांट ब्रीडर आ गया आपके पास, एक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन यानी एनएससी का आ गया रिप्रेजेंटेटिव, एक स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी का मेंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका यूज क्या करोगे आप ब्रीडर सीड का, तो आप बोलोगे कि इसको हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इससे हम आगे फाउंडेशन सीड को बनाते हैं। ठीक है, यही पढ़ा हमने। और लास्ट में अगर इंपॉर्टेंटली जो चीज पूछी जाती है वो होता है कि बताइए ब्रीडर सीड का टैग क्या होता है। तो ब्रीडर सीड के आगे हमें डायग्राम में क्या दिख रहा है, कौन सा टैग है यहाँ पे, गोल्डन येलो कलर का टैग है। 2 क्लासेस हमने पढ़ ली। चलिए इसी तरीके से बात करते हैं हम तीसरी क्लास की। ठीक है, तीसरी क्लास की अगर हम बात करें तो फाउंडेशन सीड से भी पहला क्वेश्चन सेम बनता है ना। अब एक तो पहले इसके आगे टैग कौन सा दिख रहा है आपको भाई, व्हाइट कलर का टैग है ना, तो उसका क्या था, गोल्डन येलो था। फाउंडेशन सीड का क्या हो गया हमारे पास, व्हाइट कलर का टैग हो गया। सेम सेम पॉइंट रिवाइज करेंगे। तो फाउंडेशन सीड किससे बनी है, किसकी प्रोजेनी है ये, तो आप बोलोगे कि ये प्रोजेनी जो है ये मेनली ब्रीडर सीड की है या फिर फाउंडेशन सीड की भी हो सकती है, क्योंकि हम फाउंडेशन सीड से अगली फाउंडेशन सीड भी मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये किसकी होती है, ब्रीडर सीड की या फिर खुद फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी हो जाती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मदर सीड किसको बोलते हैं, ऑप्शन में यही देंगे आपको, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन दे दिया आपको। ठीक है, तो आप मदर सीड किसको बोलते हैं, फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, नींव। नींव कौन रखती है, माँ रखती है। तो इसलिए मदर सीड कौन होती है, फाउंडेशन सीड होती है। ठीक है, फाउंडेशन सीड होती है बिकॉज इट इज द फर्स्ट सीड मल्टीप्लाइड फ्रॉम द ब्रीडर सीड टू प्रोड्यूस द सर्टिफाइड सीड, है ना। क्योंकि मेन लास्ट में फार्मर को देने वाली सीड कौन सी है हमारे पास, हमें फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होती है सर्टिफिकेशन सीड। ठीक है, तो उस सर्टिफिकेशन सीड, सर्टिफाइड सीड हमारी किससे बनेगी, फाउंडेशन से बनेगी। इसीलिए हम किसको बोलते हैं, मदर सीड, फाउंडेशन सीड। ठीक है, फाउंडेशन सीड को मदर सीड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इससे हमारे पास सर्टिफाइड सीड बनती है, क्योंकि वही हमें फार्मर को आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। हो गया, चलिए ये मदर सीड वाला क्वेश्चन बन गया आपके पास। उसके बाद अब देखिए फाउंडेशन सीड में ना दो चीजें होती है, एक होता है फाउंडेशन सीड स्टेज 1, एक होती है स्टेज 2। अब आप कहोगे स्टेज 1 स्टेज 2 किस हिसाब से नाम दिया, कि आपने बोला कि फाउंडेशन सीड किससे बनी है, ब्रीडर सीड से। चलिए ठीक है, तो अगर ब्रीडर सीड से अगर आपने फाउंडेशन सीड बनाई है तब आप उसको बोलोगे FS1, फाउंडेशन सीड की स्टेज 1 हो गई। लेकिन आपने ये भी तो बोला ना कि आप फाउंडेशन सीड से ही दोबारा बना सकते हो, तो अगर आपने इस तरीके से फाउंडेशन सीड को बनाया तब आप उसको बोलोगे फाउंडेशन सीड स्टेज 2। अगर ब्रीडर सीड से बनी है तो 1 है, अगर खुद फाउंडेशन सीड से बनी है तो वो स्टेज 2 है। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कि जो FS2 होता है, FS2 यानी जो स्टेज 2 है, उसको हम क्या करते हैं, कैनॉट बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड। तो इसके अंदर जो FS2 वाली होती है, इससे आप दोबारा फाउंडेशन सीड जो है वो नहीं बना सकते। इसको आप सिर्फ किसके लिए यूज करते हो, इसको आप सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, इसको जो 1 वाली है इससे आप खुद फाउंडेशन सीड बना सकते हैं, लेकिन जो 2 वाली होती है उससे हमें सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड सीड बनानी है और कोई काम नहीं लेना उसका। ओके, नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ये FS2 वाली जो सीड होती है ये क्यों बनाई जाती है, और ये सिर्फ तभी बनाई जाती है जब हमारे पास FS1 की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि ऐसे तो हमें नौबत नहीं आएगी ना उसको बनाने की। स्टेज 2 सिर्फ तभी बनाई जाएगी कि अगर पहले वाले की कमी आ जाएगी, तब हम बनाएंगे इसके अंदर। अगर उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है तब हम FS2 के प्रोडक्शन हम करते हैं। ओके, ये हो गया। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसको प्रोड्यूस कौन करता है, इसको प्रोड्यूस करते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके अंदर साइंटिस्ट बैठते हैं और NSCs के जो एक्सपर्ट होते हैं वो बैठते हैं। ओके, प्योरिटी की बात करें तो अब यहाँ पर डिफरेंस आता है। न्यूक्लियस के अंदर और ब्रीडर सीड के अंदर हमने क्या पढ़ा कि चाहे आपसे जेनेटिकली पूछे चाहे फिजिकल प्योरिटी पूछे, आप क्या लिखोगे, 100% आंसर। लेकिन फाउंडेशन के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेनेटिकली तो ये 100% होती है, लेकिन फिजिकली ये कितनी हो जाती है, 98% हो जाती है या 99% रहती है। 98 टू 99% इसकी फिजिकल प्योरिटी हो जाती है, फिजिकली में थोड़ी सी इसके अंदर कमी हो जाती है। ठीक है, 2% जो इसका रहता है, इसमें कुछ इनर्ट मैटर्स, कुछ और पार्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे सीड के साथ सोइल वगैरह के या दूसरी सीड के, तो ये जो इनर्ट मैटर होता है 2% ये ले जाता है, तो इसकी फिजिकल प्योरिटी जो होती है वो 98% की हो जाती है। ठीक है, इसको सर्टिफाइड कौन करता है, सर्टिफाइड बाय द स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। कौन सर्टिफाई करेगा इसे, स्टेट सीड लेवल पे जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो इसको सर्टिफाइड करेगी।
यूज़ क्या करते हैं, लास्ट हमारे पास कौन सी स्टेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और आपको यही चीज़ याद रखनी है कि फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट जो हम करेंगे, फार्मर को जो हम सीड देंगे वो सिर्फ हम सर्टिफाइड सीड देंगे, उससे पहले की कोई भी स्टेज हम नहीं देते हैं। ओके, तो हमें याद रखना है, अगर आपसे पूछें कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सी दी जाती है सीड, तो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड सीड दी जाती है। उसके अलावा ना तो न्यूक्लियस, ना ब्रीडर, ना फाउंडेशन सीड हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, चलिए टैग कलर की बात करते हैं। तो इसमें हमें कौन सा कलर दिख रहा है यहाँ पे, व्हाइट कलर। ब्रीडर सीड का टैग कलर कौन सा था हमारे पास, गोल्डन येलो कलर। फाउंडेशन का कौन सा है, व्हाइट कलर है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास होती है रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड जो होती है ये किसकी होती है, फाउंडेशन से भी बनती है या खुद रजिस्टर्ड से भी बनती है, फाउंडेशन से आगे रजिस्टर्ड सीड बन जाती है। इंडिया के अंदर हम इसका यूज नहीं करते हैं। इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड सीड जो होती है इसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, इसलिए हम फाउंडेशन से डायरेक्टली क्या पढ़ा है हमने, हम सर्टिफाइड बनाते हैं, हम रजिस्टर्ड सीड नहीं बनाते, क्योंकि हमारे इंडिया में कोई काम की नहीं है, हमारे इंडिया में प्रोड्यूस इसको नहीं किया जाता, इसे बैन किया गया। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोड्यूस्ड एट द फार्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव कल्टीवेटर्स, जो बहुत एडवांस्ड फार्मर्स हैं, जो अच्छी खासी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, तो उनके फार्म के ऊपर इसके अंदर रजिस्टर्ड सीड का प्रोडक्शन किया जाता है। प्रॉपर सुपरविजन रखी जाती है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की। ओके, जेनेटिक प्योरिटीज की 100 है, फिजिकल प्योरिटीज की 90-80 रहती है। ओके, इसको हम यूज करते हैं आगे रजिस्टर्ड सीड या सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए। इसको भी हम जर्नल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज नहीं करेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो एक ही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बना सकते हैं रजिस्टर्ड सीड से। पहली बात, इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी जो सीड का टाइप है या सीड की क्लास है जिसे बैन किया गया है, तो बैन हम किसे करा हुआ है, रजिस्टर्ड सीड को किया हुआ है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसकी जेनेटिकली और फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है, जेनेटिकली होती है 100%, फिजिकल होती है 98%। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टैग का कलर। टैग के कलर की बात करते हो तो इसका होता है पर्पल कलर का टैग। ठीक है, ब्रीडर का गोल्डन येलो, फाउंडेशन का व्हाइट और रजिस्टर्ड का हो गया पर्पल। ठीक है, चलिए अब आती है सर्टिफाइड सीड, जो सबसे लास्ट और सबसे एडवांस्ड स्टेज होती है, सबसे ज्यादा इम्प्रूव्ड स्टेज होती है। तो सर्टिफाइड सीड हमने किससे बनाई है, हम इसको या तो फाउंडेशन सीड से बनाएंगे, या रजिस्टर्ड सीड से बनती है, या खुद सर्टिफाइड सीड से ही बन जाती है। इसका प्रोड्यूस हम कहाँ करते हैं, कहाँ पर बनाते हैं, हम इसको जो वही प्रोग्रेसिव हमारे फार्मर्स हैं वहां पर बनाएंगे। लेकिन ये किसकी देख रेख में रहती है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की, क्योंकि नाम में सर्टिफाइड है ना, तो इसको कौन ध्यान रखेगा, इसका स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। ओके, ये चीज हो गया। उसके बाद इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है, फिजिकल प्योरिटी होती है, दोनों ही थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। जेनेटिकली प्योरिटी इसकी होती है 99.9% और फिजिकल प्योरिटी इसकी होती है 98% की। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन के केस में हमारे पास कम हो जाती है, जेनेटिकली प्योरिटी 99.9% और इसके अंदर फिजिकल प्योरिटी होती है 98% की। सर्टिफाई इसको कौन करता है, स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी करती है, क्योंकि उसकी देखरेख में इसका काम चलता है। ठीक है, और इसको हम जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। इसको हम फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करेंगे ताकि वो आगे कमर्शियल प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, इसका टैग कलर क्या होता है, ब्लू, या प्रॉपरली बोला जाए तो एज्योर ब्लू होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो चलिए एक बार वापस से देखते हैं, एक हम इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, घेरा। तो इसके अंदर ये रिवाइज कीजिए, ब्रीडर सीड था, ब्रीडर सीड का टैग कलर क्या पड़ा, गोल्डन येलो। फाउंडेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, व्हाइट पढ़ा। रजिस्टर्ड में क्या पढ़ा, पर्पल पढ़ा। और सर्टिफाइड में हमने क्या पढ़ा, ब्लू पढ़ा। ठीक है, अब आपसे पूछता है टैग का साइज क्या होता है, जो ऊपर ये टैग लगा होता है, जो दिखाए मैंने आगे आपको अलग अलग कलर्स में दिखाए थे। टैग का साइज क्या होता है, ब्रीडर के लिए होता है हमारे पास 12x6 सेंटीमीटर का, यानी इतनी लंबाई रहती है, इतनी चौड़ाई रहती है टैग की। तो 12x6, 12x6 सेंटीमीटर का होता है ब्रीडर का। इसके अलावा तीनों का क्या होता है, 15x7.5 सेंटीमीटर, यानी 15x7.5 सेंटीमीटर का टैग साइज होता है। सिर्फ एक ब्रीडर के लिए आपके पास 12x6 रहेगा, बाकी तीनों के लिए क्या रहेगा, 15x7.5 का। तो टैग कलर और टैग साइज सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपको इसकी सीक्वेंस अच्छे से याद रखनी है कि किससे आगे क्या बनी है, न्यूक्लियस से आगे ब्रीडर, ब्रीडर से फाउंडेशन, फाउंडेशन से रजिस्टर्ड बना लो, या मेनली हम क्या बनाते हैं, सर्टिफाइड बनाते हैं, क्योंकि हमारी इंडिया में बैन कौन सी है, रजिस्टर्ड सीड बैंड है। ठीक है, इसको हमने बैंड किया हुआ है। और नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी हमने, मदर सीड हम किसको बोलते हैं, मदर सीड हम बोलते हैं फाउंडेशन सीड को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसी से ही हमारी सर्टिफाइड सीड बनती है, जो कि हमें फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। इसलिए हम फाउंडेशन सीड को क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं मदर सीड। सबसे बेसिक सी सीड कौन सी होती है, न्यूक्लियस सीड होती है। न्यूक्लियस और ब्रीडर के अंदर हमने क्या चीज पढ़ी,
किसकी जेनेटिकली और फिजिकल प्योरिटी एकदम 100% होती है। फाउंडेशन के अंदर हमने आगे पढ़ा कि भाई 2% फिजिकल प्योरिटी इसकी कम हो जाती है, 98 हो जाती है, क्योंकि 2% कोई बाहर का दूसरा वीड का मटेरियल या दूसरी क्रॉप की सीड वगैरह इसमें मिलावट हो जाती है, तो 2% इसमें इनर्ट मैटर रह जाता है ना। और सर्टिफाइड के अंदर लास्ट में हमने क्या पढ़ा, 99.9% जो है वो जेनेटिकली होती है और 98% इसमें फिजिकल प्योरिटी होती है ना। तो सारी क्लासेस हमें क्लियर हो गई हैं, अच्छे से समझ में आ गई हमें। और इसके अलावा आप और क्या क्या पढ़ा था, चलिए इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले सीड का जो एक असेंशियल, उसको एक जरूरी चीज कब बोली गई थी, कौन सा एक्ट पास हुआ था, असेंशियल कमोडिटी का जो एक्ट पास हुआ था कब हुआ था, 1955 के अंदर हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कि सीड की जो कॉर्पोरेशन बैठी, ठीक है, सीड का जो एक्ट पास किया और उसको लागू किया गया। तो सीड की जो कॉर्पोरेशन बैठी थी वो 63 में बैठी थी, फिर 3 साल के गैप के बाद उसका एक्ट पास कर दिया और 69 में 3 साल के बाद उसको अच्छे से लागू कर दिया। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, नेशनल के, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है, एकदम नेशनल हमारे क्या कैपिटल है, न्यू दिल्ली के अंदर है। ओके, सीड का रूल भी 68 में इन्होंने बना दिया था, लेकिन उसको लागू कब किया, 69 में। एक्ट को भी कब लागू किया, 69 के अंदर। ठीक है, अब प्रोजेक्ट बनाया कब इन्होंने, 77 के अंदर प्रोजेक्ट बना दिया, लेकिन उसके ऊपर AICRP कब बैठी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट कब बना, 2 साल के बाद 79-80 के अंदर। RSSCL की फुल फॉर्म क्या होती है, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ऑर्डर कब आया, 83 के अंदर ऑर्डर लिया। ठीक है, और 88 के अंदर इन्होंने क्या बनाई थी, न्यू सीड की पॉलिसी। 83 में ऑर्डर आया और न्यू सीड की पॉलिसी 88 के अंदर थी। फिर हमने पढ़ा 2000 के बाद वाले 4 साल, 2001, 2002, 2004 और 2005। 2001 के अंदर क्या आया, PPVFR का एक्ट आया। ठीक है, 2002 में क्या आया, हमारी नेशनल सीड की पॉलिसी बनी 2002 में। 2004 में क्या हुआ, सीड का बिल पास हुआ, और 5 के अंदर क्या हुआ, अथॉरिटी बैठी थी, PPVFR की अथॉरिटी बनी। ठीक है, स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, हमने सीड और ग्रीन के बीच में फर्क देख लिया था कि सीड की ऐसा कोई भी पार्ट, प्लांट का पार्ट, चाहे उसका स्टेम हो, चाहे उसकी रूट हो, चाहे उसकी लीफ हो, ठीक है, जिससे भी एक नया प्लांट आप बना सकते हो कमर्शियली, उसको आप बोलते हो सीड। लेकिन ग्रीन आप किसको बोलते हो, वो सीड या फिर वो कोई भी फ्रूट पार्ट जिसको आप डायरेक्टली खाने के लिए यूज करते हो, उसे हम कहते हैं ग्रीन। ठीक है, वायबिलिटी हमें सीड में चाहिए, हमें ट्रीटमेंट भी सीड में करवाना होता है, इनमें नहीं करवाना होता, और सर्टिफिकेशन के जो भी स्टैंडर्ड होते हैं उन्हें भी सीड में फॉलो करना होता है। ओके, सीड की डेफिनेशन हमने समझ ली थी, इसके पार्ट हमने देख लिए थे। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए और ये कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर रह जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।